नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ट्रैवलर्स, यानी कि जितने भी विदेशी यात्री जो कि प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत में आए हैं, उनके ऊपर मान के चलिए ये हिस्ट्री का वो टॉपिक है जिसमें एग्जाम में ये सवाल फंसता ही फंसता है। ठीक है, इसको ठीक से याद करना जरूरी है। तो आज हम 50 सवाल लेकर आए हैं। 50 सवालों में एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मेडिवल हिस्ट्री तक जितने भी यात्री, कौन कौन से यात्री आए और कौन कौन से यात्री किस शासन काल में आए, कौन सा उस समय राजा हुआ करता, वो सब हम देखेंगे। ये पीडीएफ बहुत अपने आप में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर रही है। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। जितने भी थे मैंने बहुत अच्छे सोर्स से तैयार किया इसको। ये पीडीएफ आप जो पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कमेंट को, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच सकते हैं। वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं, जिसको थोड़ी थ्योरी की कमजोर है उनको समझने के लिए है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट देख लेते हैं। मैगेसिनीस किसके राजदूत के रूप में भारत में आया? अब मैगेसिनीस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया, लेकिन जो राजदूत जो था वो था सेल्यूकस नेक्टर का। ठीक है, अलेक्जेंडर के मरने के बाद सेल्यूकस नेक्टर, जो आज का अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पर वो गवर्नर था। तो उसका ही ये राजदूत जो है मैगेसिनीस बन के इंडिया में आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। मैगेसिनीस की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि किताब के जिसने उसने मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया है। तो मैगेसिनीस जो है उसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिका किताब लिखी है। और ये किताब अभी तो मौजूदा समय में नहीं अवेलेबल है, लेकिन इसके जो अलग अलग किताबों के अंदर जो बाद में लिखी गई, उन्होंने अलग अलग किताबों ने इसके रेफरेंसेस लिए हैं। तो वहां से हमें पता लगता है कि एक किताब हो रही है जिसका नाम मैगेसिनीस ने, उसका राइटर का नाम मैगेसिनीस था और किताब का नाम इंडिका रहा है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है। मैगेसिनीस के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? अब जो ये राइटर्स, जो ये लोग आए जिन्होंने ये दुनिया समाज को देखा, दुनिया देखी, प्रशासन को देखा, शासन प्रशासन देखा, उनने किताबों में लिखा और उनसे हमें आइडिया मिल पाता है कि हाँ भाई ये वहां पर क्या होता था। अब जैसे मान लीजिए कोई खबर, कोई ऐसी बात जो 3-4 राइटर्स लिख रहे हैं, तो हम इसको मान सकते हैं कि 90-100% तक कि भाई ऐसा ही होता होगा। एक आधा आदमी को लिख देता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक उसका अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन होगा। लेकिन अगर वही किताब, वही बात अगर 3-4 लोग लिख रहे हैं, अलग अलग समय के लोग लिख रहे हैं या अलग अलग तरह के लोग लिख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता होगा। तो अभी यहाँ पर जो मैगेसिनीज आया, उसने जो भारतीय समाज को देखा, मौर्यकालीन भारतीय समाज को देखा, और वहां पर उसने ये देखा कि ये जो यहाँ पर जो है, जो भारतीय समाज है वो 7 वर्गों में डिवाइडेड है। 7 वर्ग जो हैं यहाँ पर डिवाइडेड है। मैगेसिनीज ने किस प्रथा का उल्लेख नहीं किया है? तो यहाँ पर जब आया उसने देखा 7 वर्गों में डिवाइडेड भारतीय समाज को देखा, लेकिन उसने ये देखा कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन देखिए, तो दास प्रथा यहाँ पे नहीं है। तो ये उसने उल्लेख नहीं किया इसके बारे में, बल्कि जो दास प्रथा की जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस रही है वहां पे उस समय। किस विदेशी यात्री ने बताया कि भारत में दुर्भिक्षा यानी कि अकाल नहीं पड़ते हैं? तो ये मैगेसिनीज ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पर ये जो इतना भव्य इलाका है, यहाँ पे जो सिस्टम इतना अच्छा है चंद्रगुप्त मौर्य टाइम का, यहाँ पर अकाल वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये मैगेसिनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी एक किताब है जो मौजूद हम लोगों को मिली है, पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी। इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, यानी कि ये राइटर कोई नाम होगा लेकिन वो अज्ञात है कि कौन है, उसका बारे में जानकारी हम लोग को मिल नहीं पाई है। तो उसका हमेशा से जब आप देखिएगा एग्जाम के बाद अज्ञात लिख के आएगा, तो अज्ञात किसका नाम नहीं है, अज्ञात का मतलब है अननोन। ठीक है, किस पुस्तक में दक्षिण भारत में के पत्तनों यानी कि बंदरगाहों और रोम साम्राज्य के साथ व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है? देखिए, एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, जो टॉलेमी ने लिखी थी, और उसमें ये बताते हैं कि जो भारत के जो दक्षिण के राज्य थे, ठीक है, पांड्या रहे या अर्ली चोलास रहे, उनका जो संबंध था वो रोम साम्राज्य से था, और जो फारसी खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, वहां से ये ट्रेड वहां पे होता था। ठीक है, तो ये उसकी किताब जो नेचुरल हिस्ट्री है, उस किताब में ये मेंशन किया गया है। भारतीय चुक्ति मोती उद्योग कालवी कारकोई और तटवर्ती चोलमंडलम देशों से संचालित होते थे, यह किस पुस्तक में लिखा है? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साउथ के जो कनेक्शंस थे,
तो अलग अलग किताबों में, तो पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी जो किताब है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो साउथ इंडिया और रोम साम्राज्य का भी जो है ट्रेड हुआ करता था। तो यहाँ पर ये है कि शक्ति मोती उद्योग जो था और जो चोलामंडलम के देश थे वो वहां से ये चीज ऑपरेट होते हुआ करती थी। ये पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी यानी कि जो एक जिसका राइटर अज्ञात अननोन है, उस किताब में ये मेंशन किया गया है। किस यूनानी भूगोलवेता यानी कि जो आपका जियोलॉजिस्ट है ने सेकंड सेंचुरी द्वितीय शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा जिसमें कई त्रुटियां हैं। ठीक है, देखिए एक टॉलमी जो थे उन्होंने किताब लिखी है, उसके अंदर उन्होंने इंडिया का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में काफी विस्तार बताया है। बट अगर आज से हम उसे क्रॉस चेक करते हैं तो वहां पर हम देख पाते हैं कि ये काफी इसके अंदर एरर है इसके अंदर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉलमी ने जो किताब लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। इस यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में रोम से भारत के आने वाले सोने की भारी मात्रा पर दुख व्यक्त किया है। अब देखिए यहाँ पर एक अभी हमने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि भाई नेचुरल हिस्ट्री एक किताब का नाम है जो ये बताती है कि ट्रेड होता था साउथ इंडिया का और रोम का थ्रू पर्शियन गल्फ। ठीक है, और एक किताब में ये मेंशन है, उस किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। जिसके राइटर कौन है ये पूछ रहा है, इसका राइटर है पेलिनी। ठीक है, पेलिनी इसके राइटर थे। टॉलेमी दूसरा है, टॉलेमी ने जो किताब लिखी है वो गलत है, वो उसमें काफी एरर्स है, लेकिन जो पेलिनी ने किताब लिखी थी वो इस नेचुरल हिस्ट्री किताब में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। और उसमें एक बात बोली जाती है कि जो व्यापार हो रहा था इतना इंडिया की तरफ झुका हुआ था कि बहुत सारा सोना जो है वो व्यापार के लिए इंडिया में आता था। यानी कि जो करेंसी, अब इंडिया को तो कुछ चाहिए नहीं, अगर इंडिया को कुछ चाहिए तो वो सोना चाहिए था, सोना हीरे जवाहरात चाहिए थे। तो वो अब इंडिया यहाँ से मान लो मसाले भेज रही है और जो रोम से जो सोना आ रहा है शिप में लद कर, तो इस बात को लेकर बहुत दुख व्यक्त किया प्लीनी ने कि यार इतना इतना जो सोना है वो रोम से भारत चला आता है। जैसे आज भी वही होता है कि हम लोग डॉलर से बात करते हैं कि भाई हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं तो हम चाइना से सामान खरीदते हैं तो बहुत सारा चाइना को हम पैसा देते हैं डॉलर के रूप में, तो हमें दुख होता है। तो सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट जो है प्लीनी भी अपने बारे में बता रहा है। स्ट्रैबो के अनुसार मौर्य काल में किस चीज के निर्माण पर राज्य का अधिकार था। अब स्ट्रैबो एक राइटर है, उसने देखा वहां पर कि जो मौर्य काल के अंदर जो नाव बनाने की जो इंडस्ट्री है, नाव वो जो है वो सरकार के पास है, यानी शासन के पास है, राजा के पास है, कोई और नाव नहीं बना सकता। जैसे आज के जमाने में बोला न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, अब न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ सरकार के पास कंट्रोल होता है, तो वैसे नाव बनाने का अधिकार जो है उस समय मौर्य काल में सिर्फ शासन के पास है और कोई नहीं बनाएगा। कौन सा चीनी बौद्ध भिक्षु गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो यहां पर आप देखिए कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर भारत आया, लगभग 430 के आसपास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, के टाइम पर फाहियान आया। ठीक है, फाहियान ने अपने विवरण में किस बात का वर्णन नहीं किया है? अब देखिए जब फाहियान यहाँ पे आया और उसने यहाँ पे देखा तो उसने बहुत कुछ लिखा है। लिखा क्या है? उसने भारत के सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा, उसने यहाँ पर आके धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा, यहाँ पर आकर आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा, लेकिन फाहियान ने यहाँ पर आकर कुछ भी राजनीतिक स्थिति नहीं बताई कि कौन राजा है, कौन किसका बेटा है, क्या हो रहा है। पॉलिटिकल एंगल उसने टच नहीं किया है। तो क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि फाहियान ने यहाँ पर आके बहुत कुछ तो लिखा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और धार्मिक, बट राजनीतिक जो स्थितियां हैं इसके बारे में फाहियान की किताबों से हमें कुछ भी पता नहीं लगता है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय किसके माध्यम से होता था? अब वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, तो किस तरह से कोई वस्तु एक्सचेंज होती थी? तो देखिए हमें पता है कि एक सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि एक सामान दो, दूसरा सामान ले लो। ठीक है, बाद में करेंसी आई, करेंसी में आप देखते हैं कि सिक्के आए, नोट आए, आज हम लोग जो एक्सचेंज करते हैं वो नोट में करते हैं। फिर एक नया वर्जन आ गया, क्रिप्टो करेंसी वाला भी आ गया। तो जो फाहियान ने देखा कि गुप्ता टाइम पर जिस चीज में हम ट्रेड हो रहा है, जिसमें एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, उसका नाम कौड़ी है। तो कौड़ियों में जो है वो एक्सचेंज किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ये हम मुहावरे यूज करते हैं, दो कौड़ी का इंसान नहीं है, तो कौड़ी मतलब ये शब्द जो आ रहा है ये गुप्ता टाइम से आ रहा है कि उस समय इसकी एक वैल्यू हुआ करती थी, एक करेंसी था जिससे कि सामान लोग खरीदा करते थे, एक्सचेंज। किस चीनी यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहता है? तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कई बार एग्जाम में आया हुआ है जो है वो हुआन सेंग कहा जाता है।
हुआन सेंग यहाँ पर आता है, इंडिया आता है, चाइना का ये बंदा होता है और नालंदा में ये रुकता है, नालंदा में पढ़ता है, 12 साल पढ़ता है। ठीक, कन्नौज में एक धर्म संसद होती है, वहाँ पर ये उसकी अध्यक्षता करता है। तो और जब ये इंडिया से वापस जाता है तो कहते हैं कि लगभग 400 से ज़्यादा इसने जो बुद्धिज्म के जो बुक्स थी, त्रिपिटक वगैरह जो थी, उन सबको लेकर 400 किताबें लेकर यहाँ से गया है वो यहाँ से। ठीक है ना। तो हुआन सेंग को हम लोग जो है वो ट्रेवलर्स का राजकुमार मानते हैं। हुआन सेंग किसके शासनकाल में भारत आता है? तो हुआन सेंग जो है हर्षवर्धन के टाइम पर भारत है। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा हुआ करते थे। हुआन सेंग की यात्रा वर्णन में किस नाम से जाना जाता है? हुआन सेंग ने किताब लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है सी यू की। सी यू किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें जो विवरण दिया गया है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा विवरण दिया गया है। एग्जाम में भी कई बार सवाल पूछा गया है कि सी यू की किसने लिखी है, तो हुआन सेंग ने लिखी है और काफी अच्छी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? मैंने कहा 12 साल जो है हुआन सेंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन किया। एक और राइटर, यहाँ पे एक और व्यक्ति ट्रेवलर आता है, इत सिंह। इत सिंह भारत किस उद्देश्य से आया? अब जब इत सिंह भारत आता है तो यहाँ पर वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने ही आया था इत सिंह। ठीक है, ये हुआन सिंह के जाने के लगभग 30 से 40 साल के बाद आया, 670-80 के आसपास ये जो है इत सिंह आता है। तो हुआन सिंह पहले फाहियान आया, फिर हुआन सिंह आया, फिर इत सिंह आया। किसी अरब यात्री ने अपनी पुस्तक किताबुल मासलिक वल ममालिक में 9th सेंचुरी के अंतर संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। अब एक किताब का नाम है किताबुल मसालिक वल ममालिक। इन 9th सेंचुरी में भारत में जो व्यवस्था है इसके बारे में लिखा है। और अरबी यात्री के बारे में पूछा तो ये कौन है राइटर? तो ये है इब्न खुर्दादब। तो जो इब्न खुर्दादब जो हैं उन्होंने किताब लिखी किताबुल मसालिक वल ममालिक, इसमें 9th सेंचुरी के भारत के बारे में डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन है अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अब अल मसूदी जो है 9th है। देखिए अभी मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी वगैरह कोई नहीं आया है, उनसे पहले का समय, हर्षवर्धन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो रूल कर रहे हैं आपका नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया के ऊपर। इसी समय पर अल मसूदी नाम का व्यक्ति आता है, 9th सेंचुरी में ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर गुर्जर प्रतिहार को देखता है और गुर्जरों को अपनी किताब के अंदर अल गुर्जर लिखता है। क्या मेंशन करता है? अल गुर्जर। हर व्यक्ति जो राइटर है अपनी भाषा के हिसाब से ही डिकोड चीजें करता है। तो अल गुर्जर जो है अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए कहा है। अल बरूनी किसके आक्रमण के समय भारत आया? तो जो अल बरूनी है, देखिए पहले क्या होता था कि जो राजा अटैक करते थे साथ में बहुत सारे लोग भी उनके साथ, सैनिक तो चलते थे लेकिन उनके साथ बहुत सारे और लोग भी नॉन सैनिक भी चलते थे। जैसे मान लो उनकी रानियां हो गई, उनके हरम में जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं, दास चले आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि कोई साइंटिस्ट है, कोई लिटरेचर का बंदा है, कोई अलग अलग फील्ड के बंदे हैं, जब जाते थे तो उनका कल्चर समझना, उनमें क्या नॉलेज उनको समझना। तो ऐसे ही जो महमूद गजनवी जब आया भारत में और उसने सोमनाथ का मंदिर को लूटा, तोड़ा फोड़ा, ठीक है, उस समय पर अल बरूनी वहां मौजूद था। तो अल बरूनी के सामने सोमनाथ का मंदिर पर पहली बार आक्रमण हुआ, उसको लूटा गया और तोड़ा गया। ठीक है, तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के टाइम पर भारत आया। अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो सबको पता है अल बरूनी की पुस्तक का नाम जो है किताबुल ए हिंद है। तहकीक अल हिंद है, तहकीक अल हिंद है। और इस किताब में देखिए अल बरूनी जब हिंदुस्तान आता है यहाँ पर आके वो काफी स्टडी करता है, उसको यहाँ का जो दर्शन है हिंदुज्म के, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, उसको बहुत स्टडी करता है, तो उसे पसंद भी आता है। एक ईश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको काफी लेता है, गीता को बहुत पढ़ता है, संस्कृत का विद्वान बनता है। यहाँ पर आके वो रसायन यानी कि केमिस्ट्री सीखता है। यहाँ पर जो बॉटनी है यहाँ की, क्योंकि देखिए इंडिया ऑलरेडी काफी नॉलेज रिच कंट्री रहा है, शुरुआत से रहा है। ठीक है, एक समय आया जब मिलिट्री वाइज कमजोर हुआ और दूसरे लोगों ने अटैक करके यहाँ पर रूल कर लिया। पर रूल करने का मतलब ये नहीं कि नॉलेज वाइज जो है उसमें इंपॉर्टेंस हमारी कम हो जाती है। क्योंकि जो हमने अपना टाइम और एफर्ट जो इन्वेस्ट किया, लगभग 10,000, 15 साल, 20,000 साल, कुछ तो बोलते हैं कि 40-50 साल का इतिहास है यहाँ पर। ठीक है, और ये कोई हवा वाली बात नहीं है, ये लिटरली उसको मतलब है कि कुछ अच्छा है, हमारे देश में इतिहास काफी रहा है। तो वहां पर जब इतना लोग जो हैं, अगर 30-40 हजार साल में जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हर फील्ड के अंदर अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है, वो वहां पर काफी ज्यादा एडवांस रिसर्च हुई है। चाहे वो धर्म की बात हो,
चाहे वो किसी भी अगर आध्यात्मिक लेवल की बात हो तो काफ़ी ज़्यादा रिच रहा है। तो अल बरूनी को यहाँ सब चीज़ें पसंद आई, उसने किताबों में तहकीकल हिंद किताब में लिखा भी है सब कुछ यहाँ के बारे में। अल बरूनी के अनुसार किस जाति के लोगों को मृत्यु दंड से छूट थी? तो ब्राह्मण जाति जो थे उनको जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। उनका सबसे बड़ा जो दंड है वो था देश निकाला। देश निकाला दे दिया जाता था अगर किसी ब्राह्मण ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो तो। किस चीनी व्यापारी तथा यात्री ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में के चीनी और अरब व्यापार का विवरण दिया है? देखिए, एक राइटर आया चाउ जू कुआ। चाउ जू कुआ जो था वो व्यक्ति श्रीलंका भी गया और श्रीलंका में रहकर उसने स्टडी किया। तो उसने क्या देखा कि जो ट्रेड हो रहा है भारत का और चाइना में, उसमें जो सिंहल देश है यानी कि श्रीलंका आश्रित है, ये एक बहुत बड़े बिचौलिए का काम कर रहा है। ठीक है, और ये उसने अपनी किताब के अंदर लिखा। तो चाउ जू कुआ जो है उसने देखा कि जो श्रीलंका है वो काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है जो व्यापार हो रहा है इंडिया और अरब से चाइना की तरफ। किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहता है? तो अभी हमने हुआन सेंग को देखा जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वहीं मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार को जो है वो मार्को पोलो कहा जाता है। तो मार्को पोलो जो है वो 11वीं-12वीं सेंचुरी में इंडिया आते हैं और यहाँ पर आके वो तो काफी ज्यादा घूमता है मार्को पोलो तो। ठीक है, बहुत अलग अलग जगह घूमा है, तो उसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मार्को पोलो किसके शासन काल में दक्षिण भारत की यात्रा की? तो मार्को पोलो जो है पांड्या राजा जब थे यहाँ पर उस समय ये मार्को पोलो भारत आता है, यानी कि मारवर्मन कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर जो है वो पांड्या राजा हैं और उनके टाइम पर वो यहाँ पर इंडिया में आता है। साउथ इंडिया, पर्टिकुलर साउथ इंडिया घूमता है वो आके। किस यात्री के अनुसार पांड्या राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने जैसे कहा कि जो पांड्या राज के समय आया, ठीक है, कुलशेखर जो थे, मारवर्मन कुलशेखर जो पांड्या रूलर थे, उनके टाइम में आता है और देखता है, स्टडी करता है और दिखता है कि यहाँ पर जो है पांड्या राज्य जो है वहां पे मोतियों के लिए काफी फेमस माने जाते हैं। इब्ने बतूता, पहन के जूता, ठीक है। तो इब्ने बतूता किस शासक के शासनकाल में आया? तो बहुत पूछा गया सवाल है ये। इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के टाइम पर हिंदुस्तान आता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसको यहाँ पर आके काजी भी नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता ने दिल्ली को काजी किसे नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इनफैक्ट इब्ने बतूता को ना सिर्फ काजी बनाया बल्कि अपना एक डेलीगेशन के साथ चाइना भी भेजा था इब्ने बतूता को। ये इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को देश का एक अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को देश का अफ्रीकी यात्री था आपका इब्ने बतूता, जो भारत आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, दिल्ली का काजी बनता है और फिर राजा के कहने के बाद वो चाइना भी जाता है। इब्ने बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रेहला, अब किताब का नाम रेहला है, ठीक है। रेहला किस भाषा में लिखी है? तो जो भाषा है वो अरबी भाषा में लिखी गई है रेहला, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है मोरक्को का रहने वाला था। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इटालियन यूरोपियन यात्री कौन है? तो पहला इटालियन जो है जिसने विजयनगर साम्राज्य यानी आज का जो कर्नाटक का इलाका है उसमें किया, तो वो है आपका निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी ने जो है वो यहाँ पे यात्रा की और काफी अप्रिशिएट किया। उसने बोला कि विजयनगर साम्राज्य बहुत भव्य है, बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट जिन लोगों ने भी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है उन सब ने विजयनगर साम्राज्य की तारीफ की है, यहाँ के राजाओं की तारीफ की है, उनकी भव्यता की तारीफ की है। तो निकोलो कॉन्टी जो है वो पहले इटालियन है जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की यात्रा की। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो देवराय प्रथम जो थे आई थिंक 1420 के आसपास, ठीक है। जो निकोलो कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के टाइम पे आते। तो निकोलो कॉन्टी देवराय, अगर मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आए तो भी कर लीजिएगा। देवराय प्रथम के टाइम पर निकोलो कॉन्टी यहाँ पे आए। पूरे विश्व में मैंने इसके समान दूसरे शहर को नहीं देखा ना सुना, यह किसने विजयनगर के बारे में कहा था? तो अब निकोला कॉन्टी के जाने के बाद उसके 20 साल के बाद एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक जब आता है तो अब्दुल रज़ाक आता है देवराय द्वितीय के टाइम पे आता है। अगला क्वेश्चन वही होगा, देवराय द्वितीय के टाइम पे आया। जो निकोला कॉन्टी आया वो देवराय प्रथम के टाइम पे आया और 25 साल के बाद देवराय द्वितीय के टाइम पर अब्दुल रज़ाक आता है। अब्दुल रज़ाक ये बोलता है कि भाई ऐसा देश तो ना मैंने देखा, ना समझा, ना जाना, ना पढ़ा, ठीक है। और बहुत तारीफ की थी अब्दुल रज़ाक ने यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। तो अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो देवराय द्वितीय के टाइम पे आया। बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो बारबोसा जो है वो कृष्णदेव राय के टाइम पे आया। बारबोसा जो आता है वो कृष्णदेव राय के टाइम पर विजयनगर साम्राज्य
की यात्रा करता है। किस पुर्तगाली यात्री ने महमूद बेगड़ा के बारे में लिखा था कि उसे बचपन से ही जहर का सेवन कराया गया? अच्छा, अगर आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर साइड में आपको जो अलग अलग बहमानी राज्य साम्राज्य मिल जाएंगे, ठीक है, बीदर मिल जाएगा, बहमानी साम्राज्य मिल जाएगा। तो बारबोसा ने वहां पर भी जो है वो किया, क्या नाम है, ट्रेवल किया, और वहां देखा कि जो एक वहां का राजा जो है महमूद बेगड़ा बेगड़ा वो एक अजीब तरह का एक लिक्विड पीता है, और वो कहा जाता है कि वो बचपन से ही जहर पी रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और वो अब इतना जहरीला हो गया है कि अगर मक्खी भी कोई उसके हाथ पे बैठ जाती है, कुछ देर वहां बैठी रह जाए, तो वो भी मर जाती है। ऐसा बारबोसा ने अपनी किताब में लिखा। डिमो डिमोगो पायस डिमोगो पायस ने विजयनगर को किस शहर के समान व्यवसाय बनाया? तो डिमोगो पायस जो थे वो इटालियन थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ का जो साम्राज्य है वो रोम की तरह लगता है, रोम की तरह ही भव्य है। कौन सा पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था और विजयनगर साम्राज्य में 3 साल रहा? तो एक घोड़ों का व्यापारी आया, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखना है कि यात्री, एक तो ट्रैवलर आते हैं, कभी कभी ट्रैवलर आ गए, या कभी कभी ऐसे व्यापारी आ गए, या कभी कभी राजदूत के रूप में आ गए। तो आपको देखना है कि क्या है, ट्रैवलर है कि व्यापारी है कि राजदूत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्यापारी, तो व्यापारी के रूप में जो है फॉर्ननेस नोनिस जो है वो विजयनगर साम्राज्य में आते हैं और यहाँ पर 3 साल तक रहते हैं। तालिकोटा के युद्ध के बारे में विजयनगर का भ्रमण किसने किया? ठीक है, तालिकोटा का युद्ध हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का किसी ने भ्रमण किया था, उसका नाम था सीजर फेड्रक। सीजर फेड्रक ने विजयनगर साम्राज्य को देखा और देखा कि यहाँ पर बहुत बुरा जो है विध्वंस हुआ है, काफी टूट फूट गया हुआ है। तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो आया बंदा, वो था सीजर फेड्रिक। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो देखिए, पहला अंग्रेज व्यापारी वो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से पहले आया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनती है, लेकिन 1570 के आसपास एक व्यक्ति आता है जो व्यापारी है, अंग्रेज व्यापारी है। तो फर्स्ट ब्रिटिशर जो इंडिया आता है वो है रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच जो है एज अ व्यापारी के रूप में आता है। अकबर का टाइम था 1575 के आसपास आया था, 1571 के आसपास आया था। तो उस समय अकबर रूल करता था। अकबर की डेथ जो है 1605 में हुई है, और 1599 के अंदर आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। विलियम हॉकिंस किसके दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था? अच्छा, अब हमने रॉल्फ फिंच देख लिया, रॉल्फ फिंच को पढ़ लिया, पहला था। उसके बाद एक बंदा और आता है, उसका नाम है विलियम हॉकिंस। अब विलियम हॉकिंस आता है, वो आता है जहांगीर डैम पे, ठीक है। तो पहला अच्छा, ब्रिटिश राजा कौन है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम उस समय 1608 या 10 की 11 की बात चल रही है, 1910 के, यानी कि अकबर 1605 में मर गया है। अकबर के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन अकबर के मरने के बाद जहांगीर यानी सलीम जो है राजा बनते हैं, और जब वो राजा होते हैं 4-5 साल होते हैं, तो इंग्लैंड का एक राजा है जेम्स प्रथम, वो अपने एक राजदूत भेजता है कि यहाँ पर इंडिया से व्यापार कर सके, इसके लिए यहाँ से ग्रांट लेने के लिए। तो उसको अपना जो राजदूत बनाता है उसका नाम है विलियम हॉकिंस। किस यात्री को जहांगीर ने 400 का मनसब बताएंगे? तो ये आपका विलियम हॉकिंस जो राजदूत था, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, उसको जहांगीर ने मनसब दिया, मनसब 400 लोगों का मनसब दिया, सम्मान दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहांगीर जो यात्री आते हैं, राजदूत आते हैं, तो उनको प्रॉपर सम्मान मिलता है। सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से क्या प्राप्त किया? अच्छा, अब देखिए, विलियम हॉकिंस चला गया, विलियम हॉकिंस के जाने के बाद 3-4 साल के बाद एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है आपका सर थॉमस रो। अब थॉमस रो भी जो है वो जेम्स की तरफ से आया हुआ है, और वो उसने काफी ज्यादा जो है यहाँ पर आकर जहांगीर की हेल्प की थी, और इनफैक्ट जो इसका इलाज विलाज भी किया था। ये तरह का ये झोले वाला डॉक्टर था, बंगाली डॉक्टर था सर थॉमस रो। और जब वो जहांगीर ठीक हो जाता है, तो जहांगीर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ अपने लिए। तो वो कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अपने राजा के लिए मैं भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार चाहता हूँ। तो एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, ठीक है। और वो चाहता है कि अगर राजा खुश है उसकी उसकी सेवा से, तो एक फैक्ट्री लगाने का आदेश देते हैं, भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार। किस पुर्तगाली फादर को शाहजहां मुराद का शिक्षक नियुक्त करते हैं? तो एक फादर रहे जिसका नाम है फादर एनवाना मार्सेट बसराट।
तो फादर इनवान मासरात जो हैं वो शाहजहां शारदा मुराद के टीचर के रूप में भी उन्होंने इनकी नियुक्ति हुई है। किस इटालियन यात्री ने शाहजहां के शासनकाल में पड़े अकाल का जिक्र किया है? तो पीटर मुंडी ने लिखा है शाहजहां के टाइम पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। किस यात्री ने अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया? देखिए, जितने भी राइटर्स आए हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने जो है जो दंत कथा है, यानी कि जो एक लेजेंड है, कहानी है, उसको अपनी किताबों में दिया है, जिसका नाम है विलियम फिंच। विलियम फिंच ने ऐसा अनारकली के बारे में मेंशन किया है। पेशे से जुआरी होने के कारण किस फ्रांसीसी यात्री ने भारत में हीरा व्यापार का विस्तार विस्तार वर्णन किया? देखिए, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो थे वो भारत आते हैं, और भारत में आकर वो जो है हीरे का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, क्योंकि खुद ही वो ज्वेलर होते हैं, तो बहुत उनको नॉलेज होती है, तो काफी बड़ा व्यापार यहाँ पे सेटअप करते हैं। स्टूडियो दी मोगोर नामक संस्करण किसने लिखा है? तो स्टोरियो दी ममोर जो है वो निकोलाओ फिंची ने लिखा है। निकोलाओ मनुची ने। अब निकोलाओ मनुची जो है वो शाहजहां के टाइम पर भी इसके अंदर आते हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो है वो एक संस्करण लिख रहे हैं, स्टोरीज दो मोगोर। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था और दारा शिको और औरंगजेब बीच हुई उत्तर की लड़ाई का साक्षी था? तो एक ना फेडरिस बर्नियर था। तो बर्नियर जो था वो पहले तो सैनिक रहा, बाद में जाके उसने छोड़ दिया और बाद में एक डॉक्टर के रूप में भी काम उसने किया है। ठीक है, और उसने कहते हैं कि एक डॉक्टर के रूप में काम किया, और कहते हैं कि दारा शिको और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई हुई, ठीक है, 1555-60 के आसपास, जो तो उसका भी ये एक आई विटनेस है। कौन? फ्रांकोइस बर्नियर। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरे 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस टॉपिक से वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अब एक काम कीजिएगा, ये इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।